बैंक का मैनेजर अपनी रूटीन कॉफी लेकर सीधा वॉल्ट की तरफ जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। बाहर धूप थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे। मैनेजर ने वॉल्ट का भारी भरकम स्टील डोर खोला। उसने टाइम लॉक घुमाया, दरवाजा धीरे से खुला। वो अंदर गया रूटीन चेक के लिए, पर जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसके हाथ से कॉफी का कप छूट गया। सामने जो शेल्व्स नोटों के बंडल्स से भरे होने चाहिए थे, वो पूरी तरह खाली थे। वहां सिर्फ धूल थी और वॉल्ट के बीचों बीच फर्श पर एक अजीब सा गड्ढा था, एक होल जो सीधा अंधेरे में जा रहा था। मैनेजर की सांसें तेज हो गईं। उसने चीखने की कोशिश की, सिक्योरिटी, जल्दी आओ, ये क्या है? एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ अंदर आया, हाथ में गन लिए। उसने इधर उधर देखा, कोई चोर नहीं था। फिर उसकी नजर उस गड्ढे पर गई। वो घुटनों पर बैठा और टॉर्च जलाई। गार्ड ने धीरे से कहा, बॉस, ये तो टनल है। उस दिन ब्राजील की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी थी। $70 मिलियन, यानी करीब 165 मिलियन रियास। और सबसे शॉकिंग बात, ये पैसा कोई कंप्यूटर हैक करके ट्रांसफर नहीं हुआ था। चोरों ने एक्चुअली 3.5 टन कैश फिजिकली उठाया था और गायब हो गए थे। सोचो, 3,500 किलो कैश। ना कोई अलार्म बजा, ना कोई सेंसर हिला, ना किसी गार्ड को पता चला। पुलिस जब उस पतली सी टनल में घुसी तो वो सीधा एक किराए के घर में निकले, जो बैंक से 80 मीटर दूर था। घर खाली था। वहां जमीन पर चोरों ने कोई मैसेज नहीं छोड़ा था, बस एक सवाल छोड़ा था दुनिया के लिए। कौन थे ये लोग? कैसे इन्होंने पूरे शहर के नीचे, पुलिस स्टेशन की नाक के नीचे, एक फुटबॉल फील्ड जितनी लंबी टनल खोद दी और किसी को भनक तक नहीं लगी? 3 महीने पीछे, मई 2005, बैंक से बस एक ब्लॉक दूर एक पुराना सा सफेद घर खड़ा था। उस पर एक बोर्ड लगा था, टू लेट। एक दिन वहां एक आदमी आया। उसने अपना नाम बताया, पाउलो सर्जियो। पाउलो ने बड़े कॉन्फिडेंस से मकान मालिक से हाथ मिलाया और कहा, साहब, मुझे ये घर अपनी नई कंपनी के लिए चाहिए। हम आर्टिफिशियल ग्रास और पौधे लगाने का काम करते हैं। मकान मालिक को लगा कि उसे एक शरीफ किराएदार मिल गया। उसने चाबी दे दी। पाउलो ने जेब से गड्डी निकाली, एडवांस कैश में दिया और घर ले लिया। अगले ही दिन बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया, ग्रामा सिंथेटिका। लेकिन उस भोले मकान मालिक को यह नहीं पता था कि पाउलो सर्जियो दरअसल कोई बिजनेसमैन नहीं था। वो ब्राजील के सबसे खतरनाक क्रिमिनल सिंडिकेट का मेंबर था और वो उस घर में अकेले नहीं रहने वाला था। उसके साथ एक पूरी आर्मी आ रही थी, 34 लोग, जिसे बाद में पुलिस ने नाम दिया आर्माडिलो गैंग। ये कोई गली मोहल्ले के चोर नहीं थे, ये अपने अपने काम के बादशाह थे। सबसे पहले मिलिए इनके लीडर से, एलेमाओ। एलेमाओ वो दिमाग था जो इस पूरे ऑपरेशन को एक सीईओ की तरह चला रहा था। उसका सोचना था, चोरी वो करो जिसके बाद कभी काम ना करना पड़े। दूसरा था फर्नांडिन्हो। ये इस गैंग का फाइनेंसर था, वो आदमी जिसने जेब से लाखों रुपए लगाए ड्रिलिंग मशीन खरीदने के लिए, घर का किराया देने के लिए और पुलिस को रिश्वत खिलाने के लिए। उसका रूल सिंपल था, पैसा लगाऊंगा तो डबल लेकर जाऊंगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, मोइसेस। मोइसेस को इस गैंग में इसलिए लाया गया था क्योंकि उसे जमीन की समझ थी। वो पहले ब्राजील की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल कारांदीरू से सुरंग खोदकर भाग चुका था, जिस जेल से परिंदा भी नहीं निकल सकता था। वहां से मोइसेस जमीन के नीचे रास्ता बनाकर निकल गया था। उसे पता था कि जमीन के नीचे सांस कैसे लेनी है, मिट्टी कैसे हटानी है और टनल को गिरने से कैसे बचाना है। अगर हम दरवाजा नहीं तोड़ सकते तो हम नींव के नीचे से घुसेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था, जमीन के 4 मीटर नीचे घुप अंधेरा होता है। उस टाइम पर गूगल मैप्स जैसी कोई चीज नहीं होती थी। उन्हें 80 मीटर लंबी सुरंग खोदनी थी। सोचिए, अगर उनकी कैलकुलेशन जरा सी भी गलत हो जाती, अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हो जाते, तो वो बैंक के वॉल्ट में नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच या सीवेज गटर में निकलते और उनका पूरा खेल खत्म हो जाता। तो उन्होंने ये एग्जैक्ट लोकेशन कैसे ढूंढी? एलेमाओ ने टेबल पर एक बड़ा सा नक्शा फैलाया। ये बैंक का ब्लूप्रिंट नहीं था, ये पूरे शहर के सीवेज सिस्टम का नक्शा था। एलेमाओ नक्शे पर उंगली रखकर कहता है, देख मोइसेस, हमें यहां पहुंचना है, 1 इंच की भी गलती नहीं होनी चाहिए। उनके पास बैंक के अंडरग्राउंड ब्लूप्रिंट्स थे, जो बैंक के एक आदमी से मिले थे, जो वहां एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसका नाम था डुसिमर। एलेमाओ जानता था कि दुनिया का हर ताला तोड़ा जा सकता है, अगर चाबी जिसके पास है उसे खरीद लिया जाए। डुसिमर ने ही उन्हें बैंक के बारे में सब कुछ बता दिया कि वॉल्ट का फर्श कहां सबसे कमजोर है, सेंसर कहां नहीं लगे हैं और सबसे जरूरी ब्लाइंड स्पॉट कहां है। एलेमाओ धीमी आवाज में कहता है, और ये वॉल्ट के नीचे सेंसर कहां लगे हैं?
डुसिमर पैसे गिनते हुए कहता है, फर्श पर कोई सेंसर नहीं है। उसके बाद दो लोग सुरंग खोदने लगते हैं। मोइसेस सुरंग खोदते हुए हर वक्त कुछ मीटर पर रुकता और अपना कंपास चेक करने लगता और दिशा नापता। ये कोई अंदाजे वाला काम नहीं था, ये प्योर इंजीनियरिंग थी। अगले 90 दिनों तक उस घर के अंदर जो हुआ वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। बाहर दुनिया के लिए वो ग्रामा सिंथेटिका कंपनी थी। वैन आती थी, लोग हेलमेट पहनकर काम पर आते थे, पड़ोसी भी खुश थे। वो अक्सर गैंग के मेंबर्स से बात करते थे। पड़ोसी हंसते हुए कहते हैं, अरे पाओलो भाई, तुम लोग रोज इतनी बोरियां वैन में भरकर कहां ले जाते हो? बहुत काम चल रहा है क्या? पाओलो माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है, हाँ सर, वो ग्रास लगाने के लिए मिट्टी बदल रहे हैं, बस वही पुराना कचरा बाहर फेंक रहे हैं। पड़ोसी ने स्माइल किया और अपने रास्ते चला गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस वैन में गार्डन की मिट्टी नहीं, बल्कि उनमें वो मिट्टी थी जो उस सुरंग से निकल रही थी। अब असली मुसीबत थी उस सुरंग को गिरने से कैसे रोकें। उन्होंने एक तरकीब निकाली। घर के अंदर गैंग ने एक बेडरूम के फर्श को तोड़ा और उन्होंने उन लकड़ियों से उस सुरंग को सपोर्ट दिया। अंदर सांस लेने के लिए ऐसी डक्ट्स और रोशनी के लिए बल्ब लगाए गए। वो लोग 70 सेंटीमीटर चौड़ी सुरंग में रेंगते हुए काम करते थे। जैसे जैसे वो बैंक के करीब पहुंच रहे थे, टेंशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उनकी कैलकुलेशन सटीक निकली। 3 महीने की मेहनत, पसीना और डर के बाद वो ठीक उस जगह पहुंच गए जिसका उन्हें इंतजार था। बैंक का वॉल्ट ठीक उनके सिर के ऊपर। अब उनके और $70 मिलियन के बीच में सिर्फ एक चीज थी, वो 1.1 मीटर मोटी कंक्रीट की परत। और उनके पास वक्त था सिर्फ 48 घंटे। क्या वो बिना अलार्म बजाए उस कंक्रीट को काट पाएंगे? क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो ये सुरंग उनका रास्ता नहीं, उनकी कब्र बन जाएगी। तारीख 6 अगस्त 2005, शनिवार, रात के 10 बजे। बाहर फोर्टालेजा शहर वीकेंड मना रहा था। लोग पार्टी कर रहे थे। बैंक बंद हो चुका था। गार्ड्स बाहर चक्कर काट रहे थे, लेकिन बैंक के वॉल्ट के ठीक नीचे एक अलग ही जंग चल रही थी। एलेमाउ ने अपनी घड़ी देखी, टाइम हो गया है। मोइसेस ने डायमंड टिप वाली ड्रिल मशीन उठाई। ये कोई आम मशीन नहीं थी, ये वो मशीन थी जो कंक्रीट को मक्खन की तरह काटती थी, लेकिन बिना शोर किए। मोइसेस धीमी आवाज में कहता है, ये 1.1 मीटर की दीवार है, इसमें लोहे की सरिया भी है। अगर ड्रिल लोहे से टकराई तो वाइब्रेशन होगा, और अगर वाइब्रेशन हुआ तो ऊपर अलार्म बज जाएगा। मोइसेस ने ड्रिल चालू की। एक बहुत ही धीमी आवाज गूंजी। ये काम घंटों तक चला। 1-1 इंच काटना पड़ा। धूल उनके चेहरों पर गिर रही थी, आंखों में जा रही थी, लेकिन किसी ने हाथ तक नहीं हिलाया। और फिर करीब सुबह 4 बजे कंक्रीट का एक टुकड़ा नीचे गिरा। ऊपर से ठंडी एसी की हवा टनल के अंदर आई। छेद हो चुका था, लेकिन यह कोई बड़ा दरवाजा नहीं था। यह सिर्फ 60 सेंटीमीटर यानी करीब 2 फीट चौड़ा छेद था। बस इतना कि एक दुबला पतला आदमी मुश्किल से घुस सके। गैंग का सबसे पतला मेंबर उस छेद से ऊपर चढ़ा। उसने अपनी गर्दन बाहर निकाली और टॉर्च जलाई। जो नजारा उसने देखा वो शायद उसने सिर्फ सपनों में देखा होगा। वो बैंको सेंट्रल के वॉल्ट के अंदर था। उसके चारों तरफ दीवारों पर नोटों के पहाड़ थे। फर्श से लेकर छत तक सिर्फ पैसा, 50 रियाल के पुराने नोटों के बंडल्स। तभी वो आदमी उस टनल में नीचे झांकते हुए कहता है, बॉस, हम अमीर हो गए। यहाँ तो नोटों की दीवारें हैं, लेकिन खुश होने का टाइम नहीं था। अब असली मजदूरी शुरू होने वाली थी। फिल्मों में दिखाते हैं कि चोर बैग भरते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वहां 164 मिलियन रियाल थे, और क्योंकि ये छोटे नोट थे, 50 के नोट, इनका वजन 3500 किलो था। सोचिए, 3500 किलो, और उन्हें ये सारा वजन उस 2 फीट के छेद से नीचे डालना था, और फिर 80 मीटर लंबी संकरी सुरंग से खींचकर घर तक ले जाना था। उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाई। एक आदमी वॉल्ट के अंदर, एक छेद के नीचे, और बाकी लोग टनल में लाइन लगाकर खड़े हो गए। यह प्रोसेस घंटों तक चला। उनकी कमर टूट रही थी और टनल में ऑक्सीजन कम हो रही थी। रविवार की दोपहर तक उन्होंने आखिरी बैग वैन में लोड कर दिया। वॉल्ट अब खाली था, लेकिन जाने से पहले एलेमाउ ने एक आखिरी चाल चली। उसे पता था कि पुलिस फिंगरप्रिंट्स ढूंढेगी। उसने अपने साथियों को ऑर्डर दिया। उन्होंने पूरे घर में, टनल के अंदर और वॉल्ट के आसपास सफेद चूना और फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर छिड़क दिया। पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे वहां बर्फ गिरी हो। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई डीएनए नहीं। उन्होंने अपनी मशीनें वहीं छोड़ दी, गंदे कपड़े वहीं छोड़ दिए, और 3.5 टन कैश को वैन में भरकर वो वहां से ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। सोमवार 8 अगस्त सुबह 8 बजे बैंक खुलता है। मैनेजर वॉल्ट खोलता है।
और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस आती है, मीडिया आता है, पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। ब्राजील की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस परफेक्ट चोरी में उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी थी। एक ऐसी गलती जिसने 34 लोगों की किस्मत बदल दी। और यह गलती बैंक में नहीं, उस घर से बाहर हुई थी, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मंडे की सुबह 8 अगस्त ब्राजीलियन फेडरल पुलिस उस ग्रामा सिंथेटिका वाले घर के अंदर खड़ी थी। चारों तरफ सफेद पाउडर फैला था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई इंसान आया ही नहीं। पुलिस चीफ ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। इतनी सफाई, एक फिंगरप्रिंट तक नहीं। ये चोर इंसान थे या भूत? लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक सुराग पीछे छूट ही जाता है। एक ऑफिसर घर के कोने में मिट्टी के ढेर को बूट से हटा रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी, एक प्लास्टिक का टुकड़ा। उसने झुककर उसे उठाया। वो एक प्रीपेड फोन रिचार्ज कार्ड था। शायद किसी चोर ने जल्दबाजी में अपनी जेब से फोन निकालते वक्त इसे गिरा दिया होगा। बस यही वो गलती थी जिसने उनका प्लान फेल कर दिया। तब उस अफसर ने कहा, इस कार्ड का नंबर मिल गया, इससे सिर्फ 4-5 नंबरों पर कॉल की गई है। पुलिस चीफ ने कहा, इस नंबर को ट्रेस करो अभी के अभी। उस एक कार्ड ने पुलिस को गैंग के एक मेंबर तक पहुंचाया और वहां से ताश के पत्तों की तरह पूरा गैंग बिखरना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती की थी लालच ने। चोरी के 2 दिन बाद एक हाईवे पर पुलिस ने एक बड़े से ट्रक को रोका। यह ट्रक नई कारों को ले जा रहा था। ड्राइवर बहुत नर्वस लग रहा था, पसीने छूट रहे थे। पुलिस को शक हुआ। उन्होंने कहा, गाड़ियां चेक करो। ऊपर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने एक कार का टायर खोला तो उनकी आंखें फटी रह गईं। टायर के अंदर हवा नहीं थी, उसके अंदर 50-50 के नोटों की गड्डियां ठूंस ठूंस कर भरी थी। उस एक ट्रक से करीब 6 मिलियन रियाल मिले और वहीं से पकड़ा गया गैंग का पहला आदमी। इसके बाद जो हुआ वो जेल जाने से भी ज्यादा बुरा था। इसे लोग कहते हैं पैसे का श्राप। इन चोरों के पास इतना पैसा था कि ये उसे छिपा नहीं पा रहे थे, और इसकी खबर सिर्फ पुलिस को नहीं बल्कि किडनैपर्स को भी लग गई। गैंग का फाइनेंसर फर्नांडिनो, जिसने ये पूरा खेल रचा था, वो सबसे पहले शिकार बना। उसे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। उसे कुछ वर्दी वाले गुंडों ने किडनैप कर लिया और बोले, पैसा कहाँ है, जल्दी बोल। फर्नांडिनो बोला, मैंने दे दिया, मुझे जाने दो। उसकी फैमिली ने करोड़ों रुपए दिए उसे छुड़ाने के लिए। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। पैसे लेने के बाद भी उन्होंने फर्नांडिनो को गोली मार दी। उसकी बॉडी एक सड़क के किनारे मिली। धीरे धीरे गैंग के बाकी मेंबर्स का भी यही हाल हुआ। कुछ पकड़े गए, कुछ को किडनैप करके टॉर्चर किया गया और कुछ आज तक गायब हैं। लीडर एलेमाओ को कुछ साल बाद पुलिस ने पकड़ लिया। उसे 100 साल से भी ज्यादा की सजा हुई। आज उस चोरी को हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। बैंक से चोरी हुए 164 मिलियन रियाल में से पुलिस ने सिर्फ 20 मिलियन ही रिकवर किए। बाकी के 140 मिलियन रियाल आज भी गायब हैं। वो पैसा कहाँ है? क्या वो किसी खेत में गड़ा है या वो आज भी उसी सुरंग के किसी कोने में दबा पड़ा है? कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी ब्राजील की वो चोरी जिसने दुनिया हिला दी थी। आपको क्या लगता है, वो बाकी बचे हुए पैसे कहां गायब हुए होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना।